यस, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा टॉपिक है आज का। स्टैंड अप, स्टैंड अप फॉर अननेसेसरी टॉक्स एंड कीप स्टैंडिंग। हाँ जी, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स टॉपिक का हेडिंग डाली आप लोगों ने। ओके, चलिए बात करते हैं। तो देखो, पहले मैंने जब सर्कल इंट्रोड्यूस किया था तब आपको मैंने बताया था कि देखो, एक पॉइंट अगर एक प्लेन पे गिवन है तो उससे इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं ना, लाइक दिस, देन लाइक दिस, इधर की साइड से, है ना। ठीक है, इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। अगेन अगर 2 पॉइंट भी गिवन है तो भी इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं, तो भी इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट से एक कोड बन जाएगी सर्कल की, और एक कोड केवल एक ही सर्कल की कोड थोड़ी ना होती है, एक कोड तो पता नहीं कितने सर्कल्स की कोड हो सकती है। जैसे ये एक सर्कल है, इसकी भी एक कोड हो गई, ठीक है ना। ये एक सर्कल है, इसकी भी एक कोड हो गई, राइट। एक सर्कल और मैंने बना दिया, इसकी भी एक कोड हो गई, डायमीटर बन गई एक्चुअली इसकी। तो इस तरीके से बहुत सारे सर्कल्स आप थोड़ा कम ज्यादा करके बना सकते हो, ठीक है ना। एक और बना दो ऐसा, है ना, ठीक है। तो 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, बट द टॉपिक नेम इज व्हाट, 3 पॉइंट्स। तो बात करते हैं 3 पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इनफाइनाइट, चलो अगर आपको लगता है इनफाइनाइट तो हम अभी चेक करेंगे, इसी चीज को चेक कर रहे हैं कि क्या 3 पॉइंट से भी इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, मतलब सर्किल पे हम बाद में आएंगे, पहले मैं लाइन लिखूंगा। क्या लिखूंगा मैं? लाइन। तो देखो, मुझे एक चीज बताओ, सिंगल पॉइंट से, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? इनफाइनाइट, बिल्कुल। 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट। तो पहला पॉइंट लिखो लाइन वाली हेडिंग में, लाइन वाली सब हेडिंग में पहला पॉइंट लिखो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए सिंगल पॉइंट। लिखो फटाफट। मतलब हेडिंग तो है सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए जो चीजें समझानी है उसमें सब हेडिंग है लाइन। और लाइन का पहला पॉइंट है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। लिख दिया पहला पॉइंट। डन, यहां तक, यहां तक ठीक है। अब आपने कहा कि एक पॉइंट से सर हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, मैंने 2 पॉइंट दे दिए। अब इस 2 पॉइंट से गुजरती हुई कितनी लाइंस बना सकते हो? ओनली एक लाइन बना सकते हो। बोलो, इन 2 पॉइंट से गुजरती, सपोज करो निकिता को मैंने टास्क दिया इन 2 पॉइंट से गुजरती एक लाइन बनाओ, तो निकिता ने लाइन बना दी, ठीक है, बना दी। अब मैं इसको बोलूं, अनुष्का को बोलूं कि अनुष्का कोई दूसरी लाइन बनाओ इन 2 पॉइंट से गुजरती हुई, तो अनुष्का बना ही नहीं सकती, वो बनाएगी तो भी यही बनेगी। दैट मीन्स ओनली वन एंड एक यूनिक लाइन ही बन सकती है 2 पॉइंट से पास होती है। तो लाइन का सेकंड पॉइंट है कि वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डन। अब अपन मेन मुद्दे पे आते हैं, सर्किल। लाइन समझ लिए। लाइन को यूनिक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? 2। क्योंकि एक ही पॉइंट मिलेगा तो यूनिक लाइन नहीं बनेगी, बहुत सारी बनेगी। हाँ, 2 पॉइंट दे दो सर आप, मिनिमम 2। भाई मैंने 2 दे दिए तो आपने यूनिक लाइन बनाई ना। अब कल को मैं 3 दूंगा तो भी यूनिक बनेगी, 4 दूंगा तो भी यूनिक बनेगी, 5 दूंगा तो भी यूनिक, मतलब मिनिमम कितनी चाहिए अपने को? 2 पॉइंट्स चाहिए एक यूनिक लाइन के फॉर्मेशन के लिए। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं सर्किल के लिए। तो सर्किल में ये पड़ाव, जैसे लाइन में ये पड़ाव 2 पॉइंट पे आके अचीव हो गया, यूनिक लाइन बनाने का पड़ाव कब अचीव हुआ? एक पॉइंट पे नहीं हुआ, 2 पॉइंट पे हुआ। सर्किल पे ये पड़ाव 3 पॉइंट पे आके अचीव होता है। कितने पॉइंट पे आके अचीव होता है? 3। अगर सिंगल पॉइंट है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, सिंगल पॉइंट है। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ओ सॉरी सर्कल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। लेकिन जैसे ही 3 पॉइंट्स कर दोगे ना बेटा, तो फिर एक ही सर्किल बनेगा उनसे गुजर। समझ गए? तो सर्किल में वो पड़ाव कब पहुंचते हैं अपन उस पड़ाव तक? भाई यूनिक सर्किल बने 3 पॉइंट्स, मिनिमम 3। अब आप 4 दे दो, 5 दे दो तो भी यूनिक ही बनेगा, बट मिनिमम कितने चाहिए आपको? 3 पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, नोट हो गया? कैसे वो बताएंगे सारी बात, लिख लो एक बार।
थ्रू अ सिंगल पॉइंट लिख देना, जैसे इसमें पहले लिखा था थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, देन 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, ओ सॉरी सर्कल्स, सर्कल्स की बात हो रही है अभी, है ना। बट 3 पॉइंट्स आ जाए तो ओनली वन एंड ओनली वन सर्किल ही पास हो सकता है। अब यहां पे एक नया वर्ड निकल के आया, देखो ध्यान से, 3 के आगे मैंने एक उन 3 पॉइंट्स को मैंने उपाधि दी है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझ आपको क्लास 12th तक काम आएगी। कोलिनियर होना, पॉइंट्स का कोलिनियर होना, लाइंस का कोप्लेनर होना, ये सारी चीजें आपको क्लास 12th तक काम आएगी इफ मैथ्स को आप कंटिन्यू करते हो। जब 3D में जाओगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट। इवन क्लास 10th में भी, क्लास अगले साल भी नॉन कोलिनियर होना या कोलिनियर होना के ऊपर काफी सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बेस्ड है ना, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, चलें आगे। इतना लिख लिया सबने? सभी ने? सबकी आवाज नहीं आई? अभी भी नहीं है सबकी? पूर्वादित्य की नहीं आई? ओके, ठीक है, चलो अब बात करते हैं व्हाट इज मेंट बाय नॉन कोलिनियर। जो लीनियर ना हो, जो तो लीनियर क्या होता है? देखो, को लीनियर, को लीनियर क्या कह रहा है? को लीनियर। को का मतलब साथ में होना, को का मतलब साथ में होना, एंड लीनियर मतलब लाइन पे होना। लीनियर मतलब लाइन पे होना, यानी कि जो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाया करते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स सेम लाइन पे लाए नहीं करते वो होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये लाइन है, कुछ पॉइंट्स मार्क करता हूं, देखें मैं, जैसे कि ए बी सी डी। तो देखो ई ले ले, चल ई भी ले ले, तो देखो ए बी ई आपस में कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाया कर रहे हैं। सी एंड डी भी आपस में कोलिनियर है, लेकिन कोई कहे बी एंड सी कोलिनियर है क्या? नहीं है। कोई कहे कि ए और डी कोलिनियर है क्या? नहीं है। तो समझ गए, सेम लाइन पे लाए होने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। और जो सेम लाइन पे लाए नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर। अब इसमें बताना कौन कौन से कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, कौन कौन से कोलिनियर है? ए बी कोलिनियर इस लाइन पे आ रहे हैं, बी सी कोलिनियर इस लाइन पे आ रहे हैं, बट कौन से नहीं है? किसने कहा नहीं है? ये लो, तो आ सकते हैं, डेफिनेशन सुनो पूरी, आ सकते हैं। तो अब इधर से आपने क्या बात को पकड़ा, क्या बात को पकड़ा? कि दुनिया में 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही कोलिनियर होता है, कहीं भी हो, एक प्लेन पे कहीं भी हो, लेट अस से एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है, तो क्यों, इसलिए ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो दुनिया में 2 पॉइंट्स की जब भी बात होगी तो वो तो हमेशा ही कोलिनियर होंगे, क्योंकि उन दोनों से मिलती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकेगी अभी तक 2D में। जब 3D में चले जाएंगे तो फिर बात अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि 3D में प्लेन ही अलग, अभी तो क्या है, सेम प्लेन है। अभी आपके लिए जिंदगी में केवल एक ही प्लेन है, ये 2D प्लेन, 3D प्लेन, 3D स्पेस है ही नहीं आपके लिए। जब आप 3D स्पेस में चले जाओगे तो ये दीवार भी एक प्लेन है, ये फर्श भी एक प्लेन है। तो अब जब प्लेन ही अलग अलग हो गए तो फिर वहां पे 2 पॉइंट सफिशिएंट नहीं होंगे, लेकिन जब सिंगल प्लेन की बात हो रही है तो 2 पॉइंट्स हमेशा ही क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, होंगे। बट 3 पॉइंट्स की जब बात करी जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा, तो फिर चेक करना पड़ेगा। जैसे ये 3 पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई जा सकती। इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर उठा दो सर, इनकी सीध में यहां लग दो, अब ये 3 पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अब हमने क्या क्या सीखा कि सर्किल को यूनिक बनाने के लिए 3 पॉइंट्स तो चाहिए, पर नॉन कोलिनियर चाहिए। कैसे चाहिए? क्योंकि अगर मैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बना दूं, ऐसे 1 2 3, तो अब आप जिंदगी में ऐसा सर्किल नहीं बना सकते जो इन तीनों से गुजरता हो, तीनों से गुजरना चाहिए। हाँ, अरे सर्किल गुजरता हो, सर्किल का मतलब होता है सर्किल का सरकमफ्रेंस। स्टार्ट ही मैंने चैप्टर वहां से किया है, बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। सर्किल का मतलब सर्किल के अंदर वाले पॉइंट्स नहीं होते हैं, सर्किल का मतलब होता है सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाए होने वाले पॉइंट। तो सर्किल गुजरता है मतलब सर्किल ऐसे गुजरना चाहिए,
ऐसे नहीं कि सर है ना ऐसे इन दोनों से तो पास करवा दो और ये अंदर आ रहा है तो ये भी सर्किल का हिस्सा नहीं है, ये सर्किल का हिस्सा, ये एरिया ऑफ सर्किल का हिस्सा है। सर्किल का हिस्सा ओनली इसके ऊपर के पॉइंट्स होंगे। ओके ठीक है ना। तो आप बना सकते हो क्या सर्किल? नहीं बना सकते। लेकिन अगर ये पॉइंट उठ के थोड़ा नीचे आ जाए, इस जगह आ जाए, तो फिर भी पॉसिबिलिटी है ना? फिर तो पॉसिबिलिटी है ना। फिर क्या दिक्कत है? फिर तो एक यूनिक सर्किल बन, मतलब एक ही बन सकता है, फिर भी एक ही बन सकता है। भाई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पहली बात कोई पूछे सर्किल बन सकता है क्या, तो आप कहेंगे यस। आप कहेंगे यस, 100% बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन, कितने बन सकते हैं? वन यूनिक, वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इज दिस क्लियर? अब कैसे? आपको बताया ना सर्किल का सेंटर ढूंढना, नहीं बताया क्या? अच्छा क्लास 11th में उसमें बताया, 10th में। एक सर्किल का सेंटर खोजा है तो कैसे ढूंढोगे? कैसे? नहीं, तो कंपास से बनाया ही नहीं है, एक बैंगल से बनाया था, तो सेंटर बना ही नहीं। डायमीटर खींचना भी चुनौती है, क्योंकि डायमीटर सेंटर से पास होती है, सेंटर ही तो खोया है। ओके सुनना ध्यान से, देखो लेट अस से एक सर्किल है, एक सर्किल है मेरे पास, उसका सेंटर खो गया। तो द टास्क इज टू फाइंड द मिसिंग सेंटर। सीबीआई की जांच चल रही है, सेंटर ढूंढना है। लेट से ये है सर्किल है ना, इसका सेंटर मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, इसकी कोई भी दो कोड्स बना दूंगा, कोई भी दो कोड्स बना दूंगा। अच्छा आप कोड वैसे तो आप अलग अलग भी बना सकते हो, लेकिन पर्पसली मैं यहाँ पे दो कोड ऐसी बना रहा हूं जो कि उनका एक पॉइंट कॉमन है, दोनों कोड्स का एक पॉइंट कॉमन। हालांकि आप अलग अलग भी बना सकते हो, ये कॉन्सेप्ट उसमें भी चलेगा जब कोड बिल्कुल अलग अलग दूर दूर हो तो भी चलेगा, बट पर्पसली मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा क्यों मैंने एक पॉइंट कॉमन लिया है ना। तो ये दो कोड्स हैं, ये दो कोड्स हैं। अब आप क्या करो, इन दोनों कोड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओ। आते हैं बनाने? नहीं आते। एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अच्छा एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है क्या, ये तो पता है? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, वो तो जस्ट परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता हो, है ना, मतलब 90 डिग्री पे भी गुजरे और मिड पॉइंट से भी गुजरे, वो इसका क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्टर भी है, आधा भी कर रहा है, और परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री पे भी है। तो आप इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, आप सब जानते हो, बट आपने कभी इस चीज पे गौर नहीं फरमाया। सब जानते हो, आप बचपन में बना के आए हो। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन का नहीं बन सकता, एक लाइन सेगमेंट का ही बनेगा, क्योंकि मिड पॉइंट आप किसी लाइन का नहीं निकाल सकते, लाइन सेगमेंट का ही निकाल सकते। जब एंड पॉइंट फिक्स है तभी तो मिड पॉइंट निकलेगा। तो लेटर से ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, कॉम्पस उठाएंगे। कॉम्पस में हम इसकी लंबाई का मोर देन हाफ रेडियस खोल लेंगे, मोर देन हाफ, कितना भी, बस मोर देन हाफ होना चाहिए अंदाजे से। ए पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर खींचेंगे और सेम रेडियस से एक आर्क नीचे खींचेंगे, फिर बी पे रखेंगे, रेडियस चेंज नहीं करना आपको, है ना, वही सेम आर्क ऊपर सेम। इस आर्क को आर्क से मिलाएंगे, तो ये लाइन ना केवल इसको 90 डिग्री पे छू रही होगी, बल्कि इसके मिड पॉइंट से भी गुजर रही होगी। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट। आपको नापना ही नहीं है, आपको अंदाजे से मोर देन हाफ ले लेना है, 5 से ज्यादा लेना है, फिक्स 5 नहीं लेना है, मोर देन हाफ। ठीक है ना, नाप चोक करनी नहीं है, लाइन का पता ही नहीं है आपको कितने सेंटीमीटर के लेटर से। अभी जैसे बिल्कुल बनेगा, 100% ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। तो ये प्रोसेस समझ में आया? अब आपका काम क्या था, इन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना। जैसे अभी मैंने प्रोसेस से बताया वैसे बना सकते हो ना। कैसे? एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, मान लो इस पॉइंट से ए बी से आपने पहले तो ए से बना दिया एक आर्क इधर रहेगा, फिर सेम रेडियस लेके बी से भी बना दिया एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। जब आप इसको इससे जोड़ोगे तो ये इसका क्या बनने वाला है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनने, मिड पॉइंट से भी गुजर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, दूसरी चीज, अब आप बीसी का भी बनाओगे, तो वही बीसी का मोर देन हाफ खोल लेंगे, बी से इधर, मतलब दोनों साइड लाइन के इधर भी लाइन के इधर भी, सी से भी लाइन के इधर भी एंड लाइन के इधर भी। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। और सुनना, बड़ा ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही सर्किल का सेंटर होगा। इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब सुनना अगली बात, मुझे बताओ किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक से ज्यादा हो सकता है क्या? भाई दो लाइन एक ही पॉइंट पे टकरा सकती है ना,
आप दो लाइनों को दो पॉइंट पे टकरा के दिखा दो, ऐसे कि बेंड थोड़ा ना करोगे घुमा के। मान लो ये दो लाइन है, तो इसको इधर ही तो टकराओगे। अब मैंने कहा इस पॉइंट पे भी टकरा के दिखाओ, तो इधर घुमा के ऐसे थोड़ा लेके आओगे, लाइन तो सीधी है ना। तो एक दो लाइनें आपस में, दो लाइनें आपस में, चर्चित मेरी बात सुन ले पहले, क्योंकि ये जो मैंने चीज बताई है ना, ये तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो अब बता रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट। हम सीख रहे थे कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से यूनिक सर्किल क्यों और कैसे बनता है, वो बता रहा हूं आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर आप उल्टी सुल्टी बातें पूछोगे। तो रही बात इसको बनाने की, तो आपके पास घर है, कंपास सब घर पे भी है, आप बना के देख सकते हो ना, उस चीज को यहीं क्यों अप्लाई करना है ना। ठीक है, तो इसका सेंटर मिल गया। कहां थे हम, कि दो लाइंस को हम एक यूनिक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी तो लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी तो क्या हैं, लाइंस हैं। तो ये एक ही पॉइंट पे टकराएंगी, तो एक ही सर्कल बनेगा। भाई सेंटर अगर यूनिक हो गया तो सर्किल भी यूनिक हो गया ना, सेंटर यूनिक हो गया तो सर्किल भी यूनिक हो गया। ध्यान से देखो, ये सर्किल भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है, हो रहा है ना। तो जब हमने स्पेस खाली प्लेन पर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिए, तो उससे एक यूनिक सेंटर मिला, यूनिक सेंटर मिला तो यूनिक ही सर्किल है। तो प्रूव हो गया कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से यूनिक सर्किल बनता है, क्योंकि उससे जो सेंटर मिला वो यूनिक मिला, सेंटर यूनिक मिला तो सर्किल भी यूनिक ही। क्लियर है, समझ आया। दिस इज द प्रूफ कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास होगा, एक से ज्यादा सर्किल पास नहीं होंगे। इज दिस क्लियर। इससे ज्यादा आपको नहीं सोचना है, बस आपको ध्यान में, वैसे तो आपको ये प्रूफ भी नहीं है आपके कोर्स में, आपको रिजल्ट वाइज याद रखना है कि तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी पास्ड। चलते हैं हम आगे, और क्या सीखना है इस टॉपिक में मुझे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप घर पे बना के देखेंगे, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है जो आपकी बुक में दिया हुआ था, ये टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा में पढ़ा दिया क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चंस में है ना। तो ये टॉपिक लिखिए, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट, जल्दी से। देना बॉटल कृतिक। लो, ठीक है, हेडिंग डाली सबने। अब सुनो, जब भी मैं एक लाइन सेगमेंट खींच लूं, सपोज करो लेट अस से ए बी एक लाइन सेगमेंट, तो जब मैं ये एक्सप्रेशन या ये लाइन लिखता हूं तो उसका मतलब क्या होता है, एंगल, एंगल सबटेंडेड, सबटेंड, ये वर्ड अब आपको बार बार सुनाई देगा आने वाले इस चैप्टर में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास, सबटेंडेड बाय लाइन ए बी, या बाय ए बी लिख दूं सिंपली, बाय ए बी। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज लिखने का मतलब क्या है, ये चीज लिखने का मतलब है कि ए बी लाइन से एंगल बनाना है। अब ए बी लाइन से कैसे एंगल बना है, तो ए बी लाइन से एंगल कैसे बनता है, ए बी लाइन से एंगल ऐसे बनता है। ये जो एंगल बना है ना, सी पे बना है, इस एंगल सी को मैं क्या कहूंगा, ये एंगल सी ए बी लाइन से सबटेंड किया गया एंगल है। क्या कहूंगा मैं, ए बी लाइन से सबटेंड किया गया एंगल है। अच्छा, एक ही थोड़ा बन सकता है, ये लो, ये वाला एंगल भी ए बी लाइन से सबटेंड किया गया है। अच्छा, नीचे भी बना सकता हूं, ये वाला एंगल भी ए बी लाइन से सबटेंड किया गया है। तो एंगल सबटेंड बाय ए बी, यहाँ पे तीन तीन निकल रहे हैं, एक तो एंगल ए डी बी, एक एंगल ए सी बी, एक एंगल ए ई बी। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि ए बी लाइन से सबटेंड किए गए एंगल का जब हम नाम लिखेंगे तो एंड पॉइंट ए बी निकलेंगे। तो ये पहचान है, ए बी लाइन से सबटेंड किए गए एंगलों का जब नाम लिखा जाएगा ना, तो उन उस अगर तीन लेटर में उसका नाम लिखेंगे तो एंड पॉइंट हमेशा क्या निकल के आएंगे, ए बी, क्योंकि वो एंगल, वो लाइन ए बी से सबटेंड किए गए एंगल है। तो इस चीज का मतलब समझ में आया, बोलो इस चीज का मतलब समझ में आया। अच्छा, अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। लेट अस से ट्रायंगल है ए बी सी, तो जिससे पूछो बताना, एंगल सबटेंडेड बाय, विधि आप बताओ, एंगल सबटेंडेड बाय बीसी। आप खड़े हो, बोर्ड पे जाके मुझे बताओ, एंगल सबटेंडेड बाय बीसी कौन सा एंगल है इस फिगर के अंदर, एंगल बीएसी कहां बन रहा है, जरा मुझे पॉइंट आउट करके बताओ, एंगल बीएसी कहां है। एंड कहां पे,
यहां पे, सही है। तो एंगल बीएसी जो है डीसी द्वारा सबटेंड किया गया एंगल है, राइट। चलो इसी का खड़े हो, एंगल सबटेंडेड बाय बाय एसी कौन सा एंगल है, सामने जाके बताओ, बैठो विधि। एंगल सबटेंडेड बाय एसी कौन सा एंगल है, पॉइंट आउट, नाम भी बोलो और पॉइंट आउट करके बताओ। हाँ, एंगल एबीसी, और पॉइंट आउट करके बताओ कौन सा है। ऐसे तो सारे दिख रहे हैं, थोड़ा और नजदीक जाके, ये वाला करेक्ट बताया क्या, बताया करेक्ट, अखिल खड़ा हो। एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय एबी कौन सा एंगल है, एंगल एसीबी। इधर आके बताओ कहां बन रहा है वो एंगल, जल्दी आओ, स्लो मोशन में क्यों आ रहे हो। एंगल एसीबी आपने बताया, पॉइंट आउट करके बताओ। देखो सुनना, नाम तो कोई भी लिख देगा, और नाम अभी आप आसानी से लिख पा रहे हो क्योंकि अभी अभी ताजा ताजा मैंने बताया है कि ए बी सबटेंड करेगा तो ए बी एंड पॉइंट्स, एसी सबटेंड करेगा तो एसी एंड पॉइंट्स, बीसी सबटेंड करेगा तो बीसी एंड, अभी ताजा ताजा बताया इसलिए याद, इसलिए आप नाम। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है एंगल की पहचान होना, ये एंगल की, ये एंगल की, ये एंगल पॉइंट आउट करना आना चाहिए फिगर के अंदर। ये तो एक तीन एंगल साफ साफ दिखे हुए हैं, अब आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें एंगल्स के एंगल्स अंदर घुसे हुए होंगे, मिक्स्ड फिगर मिलेगा, तो आपको पहचानना है कौन सा एंगल किसने सबटेंड किया, तभी उसकी वैल्यू निकलती है। हाँ हाँ बैठो, तभी उसकी वैल्यू निकलती है, समझ आया, इज दिस क्लियर। अब वहां पे टॉपिक क्या है, कोड भी एक लाइन सेगमेंट होती है, मानते हो। अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें क्या लिखा मैंने, एंगल सबटेंडेड बाय, अभी क्या लिख रहा हूं, कोड भी एक तरीके की लाइन सेगमेंट है, तो जैसे लाइन सेगमेंट में समझे वैसे कोड में नहीं समझ सकते क्या, समझ सकते हो ना, ठीक है। क्या कह रहा है ये, अब लिखना भी स्टार्ट करो और समझते भी जाओ। सपोज ए बी इज ए कोड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, suppose AB is a code of a circle with center। मान लो कि AB एक कोड है जिसका सेंटर, AB एक कोड है एक सर्किल की, उस सर्किल का सेंटर O है। हाँ चर्चित बैठ जाओ। तो इस AB कोड के द्वारा एंगल सबटेंड किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट के द्वारा एंगल सबटेंड किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम एंगल सबटेंड करते हैं तो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, एक तो किस लाइन सेगमेंट से एंगल सबटेंड हुआ है और किस पॉइंट पर हुआ है। लेट अस से ए बी लाइन सेगमेंट से एंगल सबटेंड हुआ है और पॉइंट सी पे हुआ है, तो उस एंगल का नाम एसीबी होगा, होगा। तो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सर कि ए बी लाइन सेगमेंट से एंगल सबटेंड करा रहे हो आप, कोड से करवा रहे हो, लेकिन कहां करवा रहे हो, कहां करवा रहे हो, तो दो जगह करवा सकते हो, कहां कहां, एक तो सेंटर पे, क्योंकि सर्किल की बात चल रही है ना, तो एक तो कहां करवा सकते हो, सेंटर ऑफ द सर्किल ओ पे, और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। पहला ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज ओ, इसको लिखो दैट इज ओ, नहीं तो ऐसा समझ आ रहा है कि सर्किल हो, सर्किल का नाम ओ है ऐसा लग रहा है, दैट इज ओ, ठीक है। हाँ तो पहला ऑप्शन क्या है, एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ओ, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल। हाँ अगर सेंटर पे कराओगे तो नाम ए ओ भी, और किसी सर्किल पे लाए होने वाले किसी पॉइंट पे कराओगे तो डिपेंड करेगा उस पॉइंट का नाम क्या है, किस, हाँ ए भी, मतलब सवाल ये है, वो तो आप समझ गए, सवाल ये है कि एक सर्किल पे एक कोड से एंगल कहां कहां सबटेंड किया जा सकता है, तो दो जगह सबटेंड किया जा सकता है, एक तो सेंटर पे और एक सर्किल के ऊपर लाए होने वाले किसी भी पॉइंट पे। आप कहोगे सर हम सबटेंड तो और भी कहीं कर सकते हैं, इन दोनों के अलावा तीसरे ऑप्शन मैंने तो कहीं सर्किल के बाहर भी कर लिया, तो कर तो सकते हो, लेकिन उस एंगल का रिलेशन नहीं निकलेगा सर्किल से कुछ भी, जबकि इन दोनों का रिलेशन सर्किल से निकल जाएगा, इन दोनों का आपस में भी रिलेशन निकलेगा, इन दोनों का आपस में भी रिलेशन निकलेगा। द पॉइंट आई वॉन्ट टू क्लियर इज दैट, समझो बात को। लेट्स से दिस इज ए सर्किल, सुनना आप ध्यान से बड़े, लेट्स से दिस इज अ सर्किल एंड दिस इज ए कोड, ओके। एक एंगल मैंने सबटेंड किया सेंटर पे, ये सेंटर पे सबटेंड हो गया, बताओ। एक एंगल सबटेंड किया मैंने सर्किल के ऊपर लाए होने वाले किसी पॉइंट पे, मान लो सर्किल के ऊपर एक पॉइंट लाया कर रहा है यहां पे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक एंगल मैंने सबटेंड कर लिया ऐसे ही किसी पॉइंट पे जो सर्किल के बाहर, इसी ए बी कोड से ही सबटेंड कर लिया, मान लो ये एंगल, लेकिन ये जिस पॉइंट पे सबटेंड हुआ है वो पॉइंट ना तो सेंटर है और ना ही सर्किल पे लाया कर रहा है। अच्छा एक इंटीरियर वाला भी ले लो, एक एंगल मैंने सबटेंड कर लिया इंटीरियर ऑफ द सर्किल पे,
एक ऐसा पॉइंट जो इंटीरियर ऑफ द सर्किल पे लाई कर रहा है। तो 4 एंगल सबटेंड हो रहे हैं ए बी से। कितने एंगल? 4 एंगल। लेट अस से ये है ए बी। तो एक तो हो रहा है सेंटर पे एंगल ए ओ बी, एक हो रहा है सर्किल के ऊपर लाए होने वाले पॉइंट पे ए सी बी, एक सर्किल के बाहर लाए होने वाले पॉइंट पे ए डी बी, और एक सर्किल के अंदर है पर वो सेंटर नहीं है, ए ई बी। तो सुनना जरा ध्यान से, एंगल ए ओ बी कॉमा एंगल ए सी बी कॉमा एंगल ए डी बी एंड कॉमा एंगल, चारों ही एंगल लाइन सेगमेंट ए बी द्वारा सबटेंड किए गए हैं। लेकिन सर्किल के रेफरेंस में बात करें तो सर्किल के रेफरेंस में लाइन सेगमेंट ए बी कोड है। तो ये दोनों एंगल का ही कुछ रिलेशन निकल के आ सकता है सर्किल के रेफरेंस में। आप कहने के लिए कह सकते हो कि ये दोनों एंगल भी उसने सबटेंड किए, लेकिन इन दोनों की वैल्यू निकालना या इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है आप कभी निकाल ही नहीं सकते। कोई रिलेशन नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन दोनों एंगलों को लेके। कॉन्सेप्ट और टॉपिक है केवल इन दोनों एंगलों को लेके, जो कि सेंटर पे सबटेंड होता है या सर्किल के किसी पॉइंट पे सबटेंड होता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? बोलो। तो इसीलिए वहां पे टॉपिक में क्या लिखा हुआ है कि अगर एक कोड से एंगल सबटेंड करोगे तो आप दो ही जगह करोगे, या तो सेंटर पे करोगे या फिर किसी एक पॉइंट पे करोगे। यहां तक क्लियर है कि सारी बातें? अब हालांकि आगे आने वाला है ये टॉपिक, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, थोड़ा सा मसाला चखवा देते हैं ताकि टॉपिक में इंटरेस्ट बना रहे। बताया आपको, यहां पे सेंटर में बनने वाला एंगल उसका हमेशा दुगना होगा। अरे सेंटर वाला दुगना होगा ना उसका, वो इसका हाफ होगा, वो इसका हाफ होगा, ये इसका दुगना होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, कुछ भी हो जाए। ये इसका रिलेशन होता है, ये इसका रिलेशन होता है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, क्या इनका मिड पॉइंट थ्योरम? नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं। सुनो, एक एंगल और सबटेंड कर रहा हूं मैं यार, इस पे भी ध्यान दे लो। एक एंगल और सबटेंड कर रहा हूं। अब ये एंगल भी ऑन द पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है, उस पर सबटेंड हो रहा है ना। एक और एंगल जुड़ गया यहाँ पे ए एफ बी, राइट। अब सर आपने उन दोनों के लिए तो मना कर दिया, लेकिन एंगल ए एफ बी तो आप लोगे, एंगल ए एफ बी को तो आप कंसीडर करोगे, क्योंकि ये भी एफ जो है सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना, अब एंगल ए एफ बी एंगल एओबी का हाफ नहीं होगा, केवल एंगल एसीबी ही एंगल एओबी का हाफ होगा, और एओबी एसीबी का दुगना होगा। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? तो इन दोनों के बीच में भी है, देखो रिलेशन इन दोनों के बीच में भी है, रिलेशन इन दोनों के बीच में भी है, रिलेशन इन दोनों के बीच में भी है। तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है, ये हम आगे सीखने वाले हैं। कुल मिला के इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि सर्किल के ऊपर लाए होने वाले पॉइंट्स पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है उनका रिलेशन, एंड सेंटर पे लाए होने वाले एंगल्स का रिलेशन आपस में कुछ ना कुछ होता है। इसके अलावा बाकी किसी पॉइंट पे अगर एंगल सबटेंड हो रहा है तो रिलेशन नहीं होता। रिलेशन क्या होता है ये अभी नहीं ले रहे, ये तो अभी मैंने थोड़ा सा कैमियो दे दिया कि हाँ दुगना होता है। अब आपको अगर सर ये क्या होगा तो वो अभी नहीं बता रहा, उस कॉन्सेप्ट में भी नहीं घुसना अपने को, ठीक है ना? क्लियर है? बाकी हाँ रिलेशन जरूर होता है, ठीक है। चलो, तो अब आ जाओ नेक्स्ट। उसके बाद हमको नोट क्या करना है, इसके बाद डायग्राम बनाना है ऑब्वियसली, बनाओ। तो दो पॉइंट ले लो लाइंग ऑन द सर्कल सी और डी, और एक सेंटर ले लो, और ए बी कोड ले लो। ए बी कोड से ये तीन एंगल सबटेंड हो रहे हैं। महंग तेरी तबियत तो ठीक है? हाँ, खराब है क्या? आज भी ठीक नहीं है? कल तो बिल्कुल ही खराब थी, है ना? हाँ, नहीं तू कल से चुप है। हाँ हाँ, कल से आवाज नहीं सुनी मैंने तेरी। कल भी मैं बोलना चाह रहा था लेकिन एनर्जी नहीं है ना बेटा, बोलने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। हर इंसान इंसान को हर काम करने के लिए, आपको पलक झपकाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग बीमारी में ज्यादा बोलते हैं। मैंने आपकी तरफ थोड़ा ना देखा, आपने मेरी तरफ देखा।
वैसे बीमारी में चुप चुप इसलिए भी लेते हैं, रहना चाहिए ताकि सहानुभूति मिले कि हमें बीमार हूं, है ना। बेचारा बीमार है, बोल नहीं रहा। और जो बिना बीमारी के चुप बैठे वो एक्टिंग करता है। चुप रहना किसी के नेचर में भी तो हो सकता है, परमानेंट नेचर में भी हो सकता है। भी कम ही बोलता है, वैसे भी कम ही बोलता है। और किसी के नेचर में तो बहुत ज्यादा बोलना होता है। अब मैंने आपको थोड़ा बोला कुछ। देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, कान खड़े हो जाते हैं उसके, चोर के। हाँ जी, बन गया क्या ये छोटा सा फिगर? तो कोड ए बी से यहाँ पे मैंने तीन एंगल सबटेंड किए। वन एंगल इस एंगल AOB, अदर टू एंगल्स आर एंगल ADC एंड एंगल ADB एंड एंगल ACB। तो मैं क्या कहूंगा कि एंगल AOB वो एंगल है जो कोड AB सेंटर पे सबटेंड कर रही है, और एंगल ADB और एंगल ACB वो दो एंगल्स हैं जो कि कोड AB ऑन द सर्किल लाए होने वाले दो पॉइंट्स पे सबटेंड कर रही है। तो इसके बारे में डिटेल लिख देते हैं। हेयर एंगल AOB इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड AB by the chord AB at the center O of the circle. सर्किल का नाम, सर्किल का नाम वैसे भी नहीं होता, सर्किल का पहचान उसके सेंटर से होती है। तो सर्किल को हम ऐसे ही बोलते हैं, सर्किल विद सेंटर O, सर्किल विद सेंटर P, सर्किल विद सेंटर Q। ना, सर्किल की पहचान जनरली उसके सेंटर से होती है। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है तो फिर सर्किल की पहचान दो चीजों से होती है, रेडियस एंड सेंटर। अगर कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है तो दो चीजों से होगी, किससे? रेडियस एंड सेंटर से। ठीक है, क्लियर। और दो एंगल्स जो कि ऑन द सर्किल लाए होने वाले पॉइंट्स पे सबटेंड हो रहे हैं, वो उन दोनों एंगल्स के नाम कौन कौन से हैं? एंगल ACB एंड एंगल ADB। दीज आर द एंगल्स, दीज आर टू एंगल्स विच आर सबटेंडेड बाय द सेम कोड AB। बट ये कौन से पॉइंट्स पे सबटेंड हो रहे हैं? C पर और D पर। ठीक है ना, लाइंग ऑन द रेस्पेक्टिवली लाइंग ऑन द सर्किल। ठीक है ना। ओके, एंगल ACB तो पॉइंट C पे सबटेंड हो रहा है, उस पे पॉइंट C पर सबटेंड किया गया है, और एंगल ADB जो है पॉइंट D पर सबटेंड किया गया है, और C और D दोनों के दोनों लाइंग ऑन द सर्किल वाले पॉइंट्स हैं, राइट। ठीक है, देखो बड़ा छोटा सा टॉपिक, अभी आपको ऐसा कुछ लगा ही नहीं होगा कि मैंने कुछ टेक्निकली कोई बात कह दी। मैंने केवल आपको एक चीज सिखाई है कि एंगल सबटेंडेड बाय ये लाइन का मतलब क्या होता है। भाई वो मतलब ही समझ नहीं आता जब क्वेश्चन लिखा रहता है ना, भाई ए एंगल ACB इज सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द पॉइंट, तो इस बात का मतलब उससे आपको फिगर बनाना पड़े तो फिगर कैसे बनाओगे वो चीज समझाइए बस अभी तो मैंने। ठीक है ना, टेक्निकली कोई स्पेशल चीज नहीं बताई। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो बात मैं आपको बता रहा हूँ नोट डाल के लिखो, और इसका प्रूफ भी आपके कोर्स में। एंगल सबटेंडेड बाय द इक्वल कोड्स of a circle at the center of the circle are equal। और नोट, इंपॉर्टेंट नोट डालो इसको, इंपॉर्टेंट नोट, इसका प्रूफ भी है और अगली एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन। आर इक्वल किसका? इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज हो गई ना एक, और जो अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, है ना, आपको लग रहा है कि 10.2 का इंट्रोडक्शन हो रहा है, एक्चुअली 10.2 एक्सरसाइज भी हो जाएगी इंट्रोडक्शन के साथ ही, क्योंकि इंट्रोडक्शन दो ही क्वेश्चन है, शायद दो या तीन क्वेश्चन है, उसमें भी वही प्रूफ करना है जो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ। हाँ, 10.4 एंड 10.5 है आपकी मेन एक्सरसाइज। 10.1, 10.2, 10.3 तो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइजेस हैं, इंट्रोडक्शन में खत्म हो जाएंगी। ओके, ये लिख लिया इंपॉर्टेंट नोट। अब इसको समझे क्या बेटा? इसको समझने के लिए मैं स्क्रीन को ब्लैंक कर रहा हूं और बड़े ध्यान। अच्छा अच्छा, ओके, अब सुनना बड़े ध्यान से। ये एक कोड, ये एक सर्किल है, इसका लेटर से ये सेंटर है O, और ये एक कोड है AB।
राइट। और एक दूसरी कोड ले लेता हूं मैं, लेट अस से बड़ी ले लेता हूं लंबाई में CD। तो अभी अभी हमने सीखा कि कोड जो है सेंटर पे एंगल सबटेंड कर सकती है ना, तो दोनों से करवाओ, इससे भी करवाओ, एंगल AOB सबटेंड होगा कोड AB से, तो और एंगल COD सबटेंड होगा कोड CD से, होगा होगा। माय क्वेश्चन इज, इधर इस कोड AB से कौन सा एंगल सबटेंड हुआ, एंगल AOB, सेंटर पे है ना, एट द सेंटर। और कोड CD से कौन सा एंगल सबटेंड हुआ, एंगल COD। माय क्वेश्चन इज, एंगल AOB और एंगल COD में से कौन सा एंगल बड़ा है, कंपेयर करें तो एंगल AOB बड़ा है या एंगल COD बड़ा है, COD, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि एंगल इससे बड़ा है। पता है क्यों बड़ा है, क्योंकि कोड CD भी कोड AB से बड़ी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितनी बड़ी कोड उतना बड़ा, सबसे बड़ी कोड डायमीटर, तो डायमीटर से बड़ा कोई एंगल सबटेंड नहीं कर सकता 180 डिग्री, उससे बड़ा एंगल सबटेंड हो ही नहीं सकता सेंटर पे। समझ गए, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या, अच्छा सुनो जरा, अगर कोड बड़ी है तो एंगल बड़ा है, कोड छोटी है नो एंगल छोटा है। मान लो कोड बराबर है दोनों, मान लो दोनों कोड बराबर है, जितनी AB है उतनी ही लंबाई में मान लो CD है, तो अब एंगल भी बराबर होगा, बोलो होगा ना, अब एंगल भी इक्वल होगा। तो यही बात ये नोट कहता है, ये नोट क्या कहता है कि अगर हम एक सर्किल के दो बराबर कोड से, इक्वल कोड से सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगे तो वो एंगल भी बराबर बनेंगे, क्योंकि कोड भी बराबर लिया आपने। इज दिस क्लियर। अब इसका प्रूफ करना है अपने को, क्योंकि हमारे कोर्स में है। तो आप जल्दी से सर्किल बना दो, दो बराबर कोड बना दो, दोनों से एंगल सबटेंड करवा दो। सर्किल बना दो, बराबर की कोड्स बना दो, दोनों से एंगल सबटेंड करा दो सेंटर पे। ओके, हो गया, नहीं हुआ, जल्दी जल्दी क्विक। अगर कल की छुट्टी चाहते हो तो अभी जल्दी हाथ चला लो। कुछ भी छूट गया, जितना मैंने सोच के रखा है कि आज करवाना है उसमें से कुछ भी छूट गया तो फिर मैं कल भी बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे जो सोच के रखा है वो करवाना है। पूरी एक्सरसाइज की आधी तो हो भी गई और आधी अभी हो जाओ, अभी आधी हो, वो मैं इतना ही सोचूंगा, ऑब्वियस बात है, जितना हो। चुनौती दे रहा है तुम। ओके, हो गया ये। हो गया, देखो क्या है, हेयर हेयर ए बी बराबर सी डी है, ए बी बराबर सी डी है, ये तो है गिवन पॉइंट, ये है गिवन पॉइंट। तो अगर ए बी बराबर सी डी है तो उसका रिजल्ट आएगा क्या, कि एंगल एओबी बराबर एंगल सीओडी होगा। और वाइसी वर्सा भी चलेगा, वाइसी वर्सा समझते हो, मतलब अगर कल को ये गिवन पॉइंट हो जाएगा ना, तो उससे ये रिजल्ट भी निकल सकता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रिजल्ट्स एंड रीजंस बन सकते हैं, कि कोड बराबर ले लें तो सेंटर पे एंगल बराबर बनेगा, और कोड अगर एंगल बराबर है तो फिर ऑब्वियसली कोड भी बराबर ही रही होंगी। ठीक है, अब इस बात को प्रूव करना है, तो था डायरेक्ट रिजल्ट। तो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंसी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। टेल मी, बोलो चर्चित, कौन सी कॉन्ग्रुएंस रूल से आप प्रूव कर सकते हो कि ये दोनों एंगल बराबर है। ये कोड बराबर है, ये रेडियस बराबर है, ये भी रेडियस बराबर है, भाई चार तो रेडियस। बहुत ज्यादा खुशी हुई क्या तेरे को, ओके। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, पर आप अपने भावनाओं को कंट्रोल में रखें। तो ये चार तो रेडियस हैं, चार तो रेडियस हैं, आप किसी को भी किसी से इक्वेट कर दें, चाहे से आप इसको इससे इक्वेट कर दें या इसको इससे इक्वेट कर दें, और बची हुई दो को भी इक्वेट कर दें। लेटर से इसको इससे इक्वेट कर दिया, इसको इससे, तो दो तो साइड इक्वल हो गई,
और तीसरी साइड आपको गिवन पॉइंट में गिवन है कि ए बी बराबर सी डी, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक बार जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे बाय सिंप्लिसिटी। उससे बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगा कि एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। तो और कोई तरीका चाहिए आपको? और कोई तरीका डेवलप करेंगे अपन, है ना, डेवलपिंग प्रोसेस के अंदर है, ठीक है। जब डेवलप हो जाएगा ना तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो हेयर एओ बराबर सीओ एंड बीओ बराबर डीओ इज बिकॉज ऑफ रेडियस एंड ए बी बराबर सी डी इज बिकॉज ऑफ गिवन पॉइंट। सो बाय यूजिंग एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। सो बाय सीपीसीटी एंगल एओबी इक्वल टू एंगल सीओडी। ये प्रूव करना था आपको, सरल सा प्रूव है। खत्म करो कहानी। एक दिन तो सबको ही जाना है, क्या जाए जाए, जाए। सब लोग इतनी जल्दी भागते हैं, पता नहीं कहाँ पहुंचना है। पहुंचना तो एक ही जगह है सबको, पता पता नहीं इतनी तेज भाग के कहाँ जाएंगे। वहीं जाएंगे, जो धीरे चल रहा है वो भी वहीं जाएगा, जो तेज भाग रहा है वो भी वहीं जाएगा। ओके, अब जाने की बात करोगे तो फिर मैं ऐसी बात करूँ, इसलिए जाने की बात नहीं करनी अपने। बेटा ये तो एक सांसारिक घर है, आज है कल नहीं है। अपने असली घर को पहचानो। असली घर कहाँ है पता है ना? जा वो, और वो घर सबका सेम है, और वो घर सबका सेम है, और वो घर सबका सेम है। ओके, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज नंबर 10.2। अरे सुन तो लो, ये थ्योरम 10.1 करिए अभी जो हमने करी है, सुन लो। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, यही प्रूव किया है, चेक करो। सेम टू सेम यही प्रूव किया है, ठीक है ना। अच्छा, कल को उल्टा आ जाए, सुनना ध्यान से, कि उल्टा ऐसे आ जाए कि अगर दो कोड्स हैं और वो दोनों कोड्स जो हैं इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं सेंटर पे, तो प्रूव करो कि कोड्स भी इक्वल है। तो कॉन्ग्रुएंसी सही होगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी कोई और लगेगी। देखो, उसमें भी ये दोनों साइड्स तो इक्वल रहेंगी रहेंगी, और ये दोनों साइड्स तो, क्योंकि रेडियस तो वैसे भी इक्वल रहेगी, बस ये तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ये तो मुझे प्रूव करनी है। तो ये एंगल इक्वल दे दिया ना उसने, तो दो साइड बीच का एंगल, दो साइड बीच का एंगल ऐसे ऐसे प्रूव हो जाएगा, और बाय सिंप्लिसिटी ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम शायद 10.2 होगा, या फिर उसमें होगा आपके, देखो 10.2 है। इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal. The above theorem is the converse of theorem 10.1, और उसको हम by SAAS प्रूव कर सकते हैं। क्या by कहां पे? y कैन, ये y ये कह रहा है कि ट्राइंगल एओबी ट्राइंगल सीओडी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। आप घर बैठ के सोचते रहो क्यों, मतलब अंडरस्टूड चीज को वाई लिख देता है। अंडरस्टूड है कि आप अभी अभी करके आए हो, तो थोड़ा बहुत फेर बदल करके आप इसको लिख सकते हो। अच्छा जी, 10.2 का पहला क्वेश्चन सुनना। रिकॉल दैट, रिकॉल करो, याद रखो, याद करो, पुरानी बात याद करो, कि दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं, कब होते हैं बताओ? वेरी गुड, वेरी गुड। कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था अपन ने, और इसने भी दे दिया कि जब उनकी रेडियस सेम हो। तो प्रूव दैट इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। सुनना ध्यान से, सुन ध्यान से सुनना। ये एक सर्किल है, इसके दो कोर्स अभी हमने बनाए और दोनों बराबर बनाए, और हमने ये प्रूव किया कि ये दोनों कोर्स अगर बराबर हैं, अगर भाई लोगों तुम दोनों बराबर हो, तो फिर तुम दोनों 100% सेंटर पे बराबर एंगल बनाने वाले हो। ये अभी अभी हमने प्रूव किया है ना। अब क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में तो एक सर्किल दो कोड थे, और जो अब क्वेश्चन हम सोच रहे हैं उसमें दो सर्किल और दो कोड है। मतलब ये दोनों कोड एक ही सर्किल में नहीं है, एक सर्किल में एक कोड है, दूसरे सर्किल में दूसरा कोड है। तो फर्क केवल इतना सा है कि सेम टू सेम एक सर्किल और बनाना है, क्योंकि उसने कहा है कॉन्ग्रुएंट सर्किल बनाना। उसने क्या कहा है? कॉन्ग्रुएंट सर्किल बनाना। और ये वाला पार्ट जो है उठ के उधर चला गया, ये वाला पार्ट जो है उठ के उधर चला गया। मान लो सीडी थी ऐसे, ठीक है, उसके सेंटर से बोला ना।
नहीं, ऐसा कोई मार्क नहीं है, सर्किल ही लिखना पड़ता है। ओके सुनो, अब मान लो ये दो सर्किल हैं और सर्किल के ये कोड्स बराबर हैं, ए बी बराबर क्या है, सी डी है। तो फिर ये एंगल एओडी और एंगल एंगल एओबी और एंगल सीओडी बराबर होंगे क्या? चल मी, तब ही होंगे, तब ही होंगे जब सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये सर्किल कॉन्ग्रुएंट है तो अगेन रेडियस से रेडियस बराबर, ये रेडियस से रेडियस बराबर और कोड बराबर दे रखा है, तो वही एस 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 से हो जाएंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि अगर एक सर्किल में दो कोड ले लें तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर दो सर्किल में अलग अलग कोड लें तो बस एक चीज और दे दो सर कि सर्किल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ताकि उन दोनों का आपस में रेडियस बराबर हो जाए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अभी आपने कर लिया है, मतलब अभी आपने जो किया है उसमें आपने दोनों ट्राइंगल एक ही सर्किल में बनाए हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको दो सर्किल बना के दो ट्राइंगल बनाने हैं और वही एस 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 से करना है। बोलो हो जाएगा? ठीक है, आप ऐसे लिख देना, सुनो, जैसे आपने लिखा एओ बराबर, उधर क्या लिखा, सीओ, है ना, सी ओ डैश, क्योंकि उसका सर्किल का सेंटर ओ डैश होगा, सेम नहीं होगा। और इधर आपने लिखा बीओ बराबर बी ओ डैश। तो पिछले रीजन में तो आपने रेडियस लिख दिया, लेकिन इस बार ये सेम सर्किल के रेडियस नहीं है ना, तो आप रीजन डालोगे रेडियई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। भाई कॉन्ग्रुएंट सर्किल के रेडियस इक्वल होते हैं, तो रेडियई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। और इस क्वेश्चन के लिए आपने सिंपली रेडियस डाल दिया था। अच्छा, ए बी बराबर सी डी तो वैसे ही गिवन है, वही बाई सिटी आगे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, इफ कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। ये का यही सेम वही दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, बस अब की बार आपको गिवन है, अब की बार आपको गिवन है क्या कि एंगल इक्वल है। अब की बार आपको क्या गिवन है कि ये एंगल इस एंगल से इक्वल है, आपको प्रूव करना है कि ये कोड इस कोड से इक्वल होगी। तो वही ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और एंगल इक्वल दे रखा है। ठीक है ना, रेडियस इक्वल क्यों है? क्योंकि सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा और दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। क्या सीपीसीटी से ही होगा ना बेटा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो सीपीसीटी से ही रिजल्ट निकलेगा। तो कल का आपका ऑफ है, लेकिन परसों जब हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 10.2 के ये दोनों क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। हाँ परसों तो आना है, परसों क्या, वो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे को जाऊंगा शायद, मंडे को तो आना है ना। ठीक है, समझ गए, ये दोनों क्वेश्चन हो जाने चाहिए एनी हाउ, नहीं तो पनिशमेंट दूंगा तगड़ी वाली, है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।